हेलो बेटा, कैसे हाल चाल है। तो जेई मेन का 2025 का जनवरी वाला अटैम्प्ट भी हो गया कंप्लीट। तो हमारा जेई मेन का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था उसमें अब एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, और ऐड ये कर रहे हैं कि जनवरी के अटैम्प्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को अपन चैप्टर वाइज साथ के साथ में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें पीवाईक्यूज थे हमारे जेई मेन के, ठीक है। अब हम इस वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ड्यूअल नेचर या मैटर वेव्स, कुछ भी नाम दे दो आप चैप्टर को, उस चैप्टर के जनवरी के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी साथ के साथ में लेकर के चलेंगे। तो पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें पीवाईक्यूज थे, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और यहाँ पर अपन जनवरी के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऐसा ही काम बाकी के चैप्टर्स में भी करेंगे। तो ये चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। पहले भी हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिनमें पीवाईक्यूज हैं जेई मेन के, तो उनके भी जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए वो भी चैप्टर वाइज अपन तैयार करके और वो लिंक शेयर करते हुए चलेंगे और उनके वीडियोस बनाते हुए चलेंगे, जिससे अपने को एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि अभी जनवरी के अटेम्प्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसकी थ्योरी से रिलेटेड बात अपनी जब अपन ने पीवाईक्यू डिस्कस किया था तो उस वीडियो में अपन ने थ्योरी के मामले में डिस्कशन कर ही लिया था कि इसकी थ्योरी क्या है। तो यहाँ जो अपन जनवरी के अटेम्प्ट में बात करेंगे उसमें केवल क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। रैपिडली लेकर के चलेंगे, फास्ट लेकर के चलेंगे, जल्दी जल्दी से चीज़ें को कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इल्यूमिनेट अ मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल की हमारे पास में एक सरफेस है, उस सरफेस पर जो हमने लाइट इंसिडेंट की है उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो हमको दिया हुआ है कि लैम्बडा वेवलेंथ है, ठीक है। ये लैम्बडा वेवलेंथ हमें दिया हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड विद अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी। जब मैंने लैम्बडा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं लैम्बडा बाय 2 वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कर दूंगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है, आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो E इक्वल्स टू फाई और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया के ई मैक्सिमम, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर बात करेंगे तो E की वैल्यू हो गई है Hc अपॉन लैम्बडा, दैट इज इक्वल्स टू फाई, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इक्वेशन बन करके तैयार हुआ। सेकंड केस में वो कहते हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू को लैम्बडा बाई 2 कर दो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, और वर्क फंक्शन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। सेकंड केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो Hc अपॉन लैम्बडा की जगह आएगा लैम्बडा बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मुझे कैलकुलेट करनी है से इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये वैल्यू मेरे को दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में Hc अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Hc अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, और फाई की वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो मेरे पास में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया प्रोसेस क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको मैंने 2 बार अप्लाई कर दिया, एक बार लैम्बडा के लिए, एक बार लैम्बडा बाई 2 के लिए। लैम्बडा के लिए अप्लाई किया, फाई की वैल्यू पुट किया, यहाँ से Hc अपॉन लैम्बडा कैलकुलेट किया। सेकंड इक्वेशन मैंने तैयार किया, उसमें Hc अपॉन लैम्बडा की वैल्यू को पुट कर दिया और फाई की वैल्यू मेरे पास है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम, दो मेटल्स की बात हो रही है, एक सीजियम और एक लिथियम है, ठीक है। उनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। ये इसके लिए दी हुई है, ये इसके लिए दी हुई है रेस्पेक्टिवली। इफ वी इंसिडेंट अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर ऑन दीज 2 मेटल सर्फेसेस, दोनों पर जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर द केस ऑफ, दोनों में से किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, लाइट का वेवलेंथ जो इंसिडेंट किया है वो हमें दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। या तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं कि दोनों का यहां से मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ पर मैं Hc अपॉन लैम्बडा नॉट वाला फॉर्मूला लगा करके दोनों का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करके मैं इसको इससे कंपेयर कर लूं। अगर दोनों के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ हमने दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा। उससे कम अगर आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एनर्जी को कैलकुलेट करके देख लूं जो वेवलेंथ मुझे दिया हुआ है। आई थिंक ये वाला प्रोसेस ज़्यादा इजी रहेगा कि इसमें मैं Hc अपॉन लैम्बडा लिख दूंगा,
SC की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, लैम्बडा की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर मैं लाइट की एनर्जी को कैलकुलेट करूं, मतलब फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करूं, तो SC अपॉन लैम्बडा, अच्छा SC की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो है, वहां से भी आप इस चीज को 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इसके आसपास कहीं वैल्यू होती है। डायरेक्टली अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, और ये नैनोमीटर में लैम्बडा की वैल्यू को मैं 550 ले लेता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। अगर ये एनर्जी दोनों के ही वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर ये एनर्जी दोनों के ही वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों से ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और अगर मैं कहूं कि इससे तो ज्यादा और इससे कम है, तो सीजियम के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और लिथियम के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देख लेना है बस। वेवलेंथ मुझे दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी मैं कैलकुलेट करूंगा, किसके वर्क फंक्शन से वो ज्यादा आता है ये मेरे को चेक कर लेना है। अगर दोनों के वर्क फंक्शन से ज्यादा आता है तो दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अगर इससे ज्यादा आता है तो इसमें होगा, इससे कम आता है तो इसमें नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.14 वोल्ट है, सॉरी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट दी हुई है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो मुझे वेवलेंथ मतलब लैम्बडा कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मुझे SC की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखूं तो उसके अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये EVS के इक्वल होती है, जहां पर VS स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मुझे 2 वोल्ट दी हुई है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया है मुझे 2.14, सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2.14, यहाँ पर आ जाएगा 2, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए। कैलकुलेट करूंगा तो 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है, ये फोटोन की व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, एनर्जी मेरे पास में आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्बडा, और SC की वैल्यू मुझे दी हुई है 1242। सो ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो 4.14 इक्वल्स टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में लैम्बडा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सो यहाँ से सोल्व करूंगा तो लैम्बडा की वैल्यू नैनोमीटर में मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, वर्क फंक्शन मुझे दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे दिया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को कैलकुलेट किया और एनर्जी से मैंने वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसमें ये और देखना कि जो PY क्विज में अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, उनसे कितना रेलेवेंस है, उस टाइप के ही क्वेश्चन है। ये डिफरेंस है, इस चीज को आप एक बार एसेस करके देखना। द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ ए लाइट सोर्स S1 टू दैट द लाइट सोर्स S2 इज 2। दो सोर्स है मेरे पास में, दो सोर्सेस के लिए बात हो रही है, S1 और S2, और दोनों के पावर का रेशियो मुझे दिया हुआ है। S1 की पावर को मैंने P1 लिया, दूसरे की पावर को मैंने P2 लिया, और ये जो रेशियो है ये मेरे को 2 दिया हुआ है। ठीक है, S1 इज एमिटिंग 2 × 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड एट 600 नैनोमीटर। ये इतनी वेवलेंथ के फोटोन निकल रहे हैं, 2 × 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने निकल रहे हैं। If the wavelength of the source S2 is 300 nanometer, then the number of photons per second कितना होगा? पावर की अगर हम बात करें तो पावर होगी एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी की अगर अपन बात करें तो हो जाएगी Nhν अपॉन में T, where n is the total number of the photons incident in T time। अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी सरफेस पर T टाइम में n फोटोन्स आ रहे हैं, तो n फोटोन्स की फॉर्म में टोटल एनर्जी सरफेस पर कितनी पहुंचेगी? Nhν। तो ये पावर कितना आ जाएगा? Nhν अपॉन T। ये n अपॉन टी अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है। ठीक है, और फर्स्ट सोर्स के लिए अगर बात करें तो मुझे फोटॉन्स पर सेकंड ही दिया हुआ है 2 × 10⁻15। इसका मतलब ये n अपॉन टी की वैल्यू दी हुई है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू Nhν वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकंड। एक सेकंड में सरफेस पर जितने फोटॉन्स इंसिडेंट किए उनका नंबर स्मॉल n है। यहां से अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 इक्वल्स टू N1 ν1, दूसरे के लिए अगर बात करूंगा तो P2 इक्वल्स टू N2 H ν2। ठीक बात है, दोनों का रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो P1 अपॉन P2 मतलब N1 H ν1 अपॉन N2 H ν2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ऐसे कैंसिल हो गया, N1 की वैल्यू मुझे दी हुई है। वेवलेंथ पे बात हो रही है तो मैं इसको C अपॉन लैम्बडा लिख दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा C अपॉन लैम्बडा 1, यहाँ पर आ जाएगा C अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 ऊपर चला जाएगा, लैम्बडा 1 नीचे आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा n1 लैम्बडा 2 अपॉन n2 लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 2। कैलकुलेशन समझ में आ रही है बेटा? सी ये n1 की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻15। लैम्बडा 2 की वैल्यू है 300 अपॉन में n2 मुझे कैलकुलेट करना है और लैम्बडा 1 की वैल्यू है 600, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, n2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, देख लेना, ठीक है। और इंटू में 10⁻14 है तो कैलकुलेट करके देख लेना इंटू में कितना आ रहा है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज मैं कैलकुलेट करके बता ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो आप अपने लेवल पर ट्राई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ लैम्बडा एंड के आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द काइनेटिक एनर्जी, जो वेवलेंथ है वो तो लैम्बडा है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो के है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट मास, पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, ठीक है। द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पार्टिकल विल बी, ग्राफ किस किस के बीच में है? 1/k और लैम्बडा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो लैम्बडा और के का रिलेशन चाहिए बेटा, क्योंकि जो रिलेशन आएगा उसी से ग्राफ बनाने वाली बात करेंगे। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से अगर बात करें तो लैम्बडा इक्वल्स टू h/p होता है। इसको मैं अगर लैम्बडा इक्वल्स टू h/p की जगह √2m और काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो चलेगा। मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये लिख सकता हूँ। यहाँ से लैम्बडा और के का रिलेशन अगर मैं देखूँ तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/√k, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि लैम्बडा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/k। अब 1/k और लैम्बडा के बीच में चाहिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1/k प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा स्क्वायर, ठीक रहेगा। इसको अपन y ले लेते हैं, लैम्बडा को अपन x ले लेते हैं क्योंकि इधर की तरफ लैम्बडा लिया हुआ है, तो मैं ये रिलेशन y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर टाइप का कह सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 1/k को y एज्यूम कर लिया है और लैम्बडा को मैंने x एज्यूम कर लिया, तो इस एक्सिस पर लैम्बडा हो गया, इस एक्सिस पर 1/k हो गया, तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर की कंडीशन बन गई। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर की कंडीशन बन गई तो इसका मतलब ये एक पैराबोला बन जाएगा और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर में इस टाइप का पैराबोला आता है। अब ये बेसिकल ग्राफिकल अप्रोच है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। जब हम y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर की बात करते हैं तो इस तरीके का पैराबोला आता है। अगर ये x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होता तो इस तरीके का पैराबोला आता। पहली बात तो ये कंफर्म कर लो कि x और y किसी की पावर 1 है और दूसरे की पावर अगर 2 है तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो इस तरीके का बन जाएगा और अगर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो इस तरीके का बन जाएगा। तो अपना y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर टाइप की कंडीशन बनी, इसका मतलब अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकल ग्राफिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाली बात, कि अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूँ तो मैं फोटोन्स के नंबर को चेंज कर रहा हूँ, फोटोन्स का नंबर चेंज करूँगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा और उसका नंबर चेंज होगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी से फोटोन की एनर्जी डिसाइड होगी और उसकी एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसाइड होगी। तो जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर नहीं। कंक्लूजन ये है कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू कितनी होगी ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में लिखा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। डिक्रीज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी की बात हो रही है छोड़ दो। इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, वेवलेंथ को इंक्रीज करने का मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को अगर डिक्रीज करूंगा तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज होगी और फोटोन की एनर्जी डिक्रीज तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज। बट ये कहता है इंक्रीज, इसलिए गलत हो गया। अब वैसे भी यही ऑप्शन बचा और इसको अगर लॉजिकली अगर अपन चेक करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Vs EVs, तो Vs इक्वल्स टू 1/e टाइम ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लॉजिकली भी ये बात सही है। चौथा ऑप्शन, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का मीनिंग समझ लो और कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, ये कहानी आपको क्लियर हो गई तो आपको फंडा क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ प्रोटॉन ऑफ मास Np, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है Mp, has same energy that as that of a photon of wavelength lambda, right?
प्रोटॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी इक्वल है। भाई प्रोटॉन की एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाफ मास ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। बट फोटोन की एनर्जी अगर मैं लिखूंगा EPH लिख देता हूं, फोटोन के लिए PH लिख दिया, दैट विल बी Hc अपॉन लैम्बडा। ठीक है, इफ द प्रोटॉन इज मूविंग एट नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड देन रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। मैं प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करूं और फोटोन का वेवलेंथ कैलकुलेट करूं और दोनों का रेशियो कैलकुलेट करूं। पहले प्रोटॉन के लिए अपन बात कर लेते हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू H अपॉन P होता है, दैट इज इक्वल्स टू H अपॉन, इसको हम इस तरह से अगर लिखें कि P स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, तो मेरे पास में P की वैल्यू आ जाएगी, सही बात है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2mep अंडर द रूट। तो प्रोटॉन के लिए अगर मैं लिखूंगा तो H अपॉन रूट 2mep लिख दूंगा, और ये बात हम जानते भी हैं। फोटोन के लिए अगर बात करूंगा तो लैम्बडा, दिस इज फॉर प्रोटॉन, दिस इज फॉर फोटोन। फोटोन के लिए अगर बात करूंगा तो Hc अपॉन E ऑफ फोटोन, ठीक है। इफ द प्रोटॉन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो कैलकुलेट करना है, एनर्जी दोनों की सेम दी हुई है, मतलब ये वैल्यू मुझे दोनों के लिए सेम दी हुई है। सो मुझे लैम्बडा P अपॉन लैम्बडा PH प्रोटॉन के वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो दिस अपॉन दिस कर दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास में, ई की फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपन को मिल जाएगा। बेसिक चीज क्या है कि अगर मुझे प्रोटॉन की एनर्जी लिखनी है तो एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वो फॉर्मूला लगाना है, और अगर मुझे फोटोन की एनर्जी लिखनी है तो मुझे E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब जो ऑप्शन है बेटा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करूंगा, आंसर आ ही जाएगा, रेशियो कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एन इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है, एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E नॉट k कैप। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में I कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड में k कैप है। इफ इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्बडा नॉट, द वैल्यू आफ्टर टी टाइम, अगर उसका इनिशियल वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा नॉट दिया हुआ है तो वैल्यू आफ्टर टी टाइम विल बी, पहले इनिशियली बात कर लेते हैं, इनिशियली उसकी वेलोसिटी v नॉट है और इनिशियल उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा नॉट है, तो वही लैम्बडा इक्वल्स टू H अपॉन P या mv लिख दें। यहां से अगर मैं इनिशियल वेवलेंथ कैलकुलेट करूं तो लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू H अपॉन mv नॉट आ गया, सही बात है। अब आगे की बात यह है कि उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस E नॉट k कैप, ठीक है। तो मुझे टी टाइम के बाद में वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे टी टाइम पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैं फोर्स कैलकुलेट करूं, फोर्स की वजह से मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर बात करें तो बात हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा माइनस E और साथ में आ जाएगा E वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू MA वेक्टर। सो MA वेक्टर इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर, वेयर E वेक्टर इज माइनस E नॉट k कैप, दैट इज MA वेक्टर इक्वल्स टू प्लस हो गया तो E नॉट k कैप, A वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट अपॉन m इंटू k कैप, दैट इज द एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया तो v इक्वल्स टू u प्लस at वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ऐसे, तो v वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट I कैप प्लस एक्सेलरेशन इज E नॉट अपॉन m k कैप इनटू में t, राइट। सो ये मेरे पास में एक वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की बात करूं तो x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, और ये z वाला कंपोनेंट में जाएगा उसका स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आएगा v नॉट स्क्वायर प्लस E नॉट t अपॉन m का होल स्क्वायर और अंडर द रूट, दैट इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद में उसकी स्पीड इतनी है, तो उस टाइम पर अगर मैं उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करूंगा तो लैम्बडा इक्वल्स टू H अपॉन m और v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में रूट v नॉट स्क्वायर प्लस में E नॉट t अपॉन m का होल स्क्वायर। सो इनिशियली मेरे पास में वेवलेंथ इतना था, टी टाइम पर अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वेवलेंथ इतना आया, इसको उससे डिवाइड कर देंगे, कुछ कॉमन वॉमन आएगा, कैंसिल कर देंगे, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v नॉट स्क्वायर को कॉमन लेकर के रूट से बाहर निकालेंगे, v नॉट आएगा, v नॉट से v नॉट कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट करके मैं लैम्बडा की वैल्यू को लैम्बडा नॉट की फॉर्म में कैलकुलेट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि टी टाइम पर अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन फोटो इलेक्ट्रिक एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू कर्व इज प्लॉटेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। पहले रिलेशन देख लेते क्या है। रिलेशन बनेगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से अगर अपन बात करेंगे तो रिलेशन बनेगा एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट, जहां पर वी नॉट अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहा है। तो यहां से ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5 आ जाएगा, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आ जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई आ जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट और न्यू का रिलेशन अगर मैं देखूँ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैं कंपेयर कर लूंगा तो m की वैल्यू h अपॉन ई आ जाएगी और c की वैल्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई आ जाएगी। ये आ गया स्लोप और ये आ गया इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ग्राफ हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जिसमें m की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू नेगेटिव है। ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर वी नॉट आएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू नॉट, ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा, ए बी सी डी, 1 बाई 4 नहीं 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई। 5 पॉइंट से अपन को चेक करके देखना है कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट गलत है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ए पॉइंट लिखा हुआ है कि वी नॉट वर्सेज न्यू इज लिनियर। वी नॉट और न्यू का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, सही बात है। तो दूसरी बात लिखी हुई स्लोप जो है कर्व का वो फाई नॉट अपॉन एच है। स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एच अपॉन ई है, ये कहता है कि फाई नॉट अपॉन एच, और ये वाली बात गलत हो गई। सी पॉइंट लिखा हुआ है कि एच कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू लाइन, मतलब जो एच है वो स्लोप से रिलेटेड है। स्लोप की वैल्यू एच अपॉन ई है तो स्लोप में एच की वैल्यू आ रही है, सही बात है। तो एच स्लोप से रिलेटेड है, सी पॉइंट करेक्ट। डी पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच। एच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अब तुम कहोगे सर एच की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें, तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे स्लोप तुम्हारे पास आ जाएगा। एच कैलकुलेट करना है तो ई की जरूरत पड़ेगी। तुम कहोगे सर मैं सी से कैलकुलेट करूंगा, चलो सी की वैल्यू तुम्हारे पास में ग्राफ से आ जाएगी, फिर तुम्हें एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू नोट की वैल्यू ग्राफ से आ जाएगी, ई की वैल्यू फिर भी चाहिए। तो दोनों में से किसी से भी तुम एच को कैलकुलेट करने की बात करो, ई की रिक्वायरमेंट तो होगी, और ये कहता है कि नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया सर। ई लिखा हुआ है द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। क्या हम वर्क फंक्शन की वैल्यू विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू के बिना हम वर्क फंक्शन की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट एस्टिमेट कर सकते हैं? बोलो, एच के बिना वर्क फंक्शन कैलकुलेट हो सकता है क्या? बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है। अगर मेरे पास में फोटोन की एनर्जी है, अगर मेरे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा। फोटोन की एनर्जी मेरे पास होगी, एनर्जी में से मैं काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूंगा, मेरे पास में वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू के बिना भी वर्क फंक्शन कैलकुलेट हो सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ए, सी और ई ये 3 बातें सही हैं। अब करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। सी और डी ये गलत हो गया, ए, सी, ई यही हम कह रहे थे, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में इस ग्राफ से रिलेटेड जो भी पॉसिबल चीजें वो सारी की सारी कवर कर ली है। इसका मतलब अगर आपको ग्राफ की कहानी समझ में आती है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक चीजों को समझ लो, कहां पर कौन सी चीज है वो चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास M आर रिलेटेड बाय सम इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी को E लिखा हुआ है, मोमेंटम को P लिखा हुआ है और मास को M लिखा हुआ है। ठीक है, गिवन दैट C रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड को C लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है। अब एक रियलिटी बताऊं बेटा मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, यूनिट और डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, रिलेटेड बाय सम इक्वेशन। कोई इक्वेशन है जिसमें एनर्जी, मास, मोमेंटम, इन सारी चीजों की बात हो रही है, तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट इक्वेशन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिट और डायमेंशन वाला खेल है। खेल कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी mc² होती है, या एनर्जी अगर मैं मोमेंटम की फॉर्म में लिखूं तो p/c होगी। ठीक है, चारों ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूं तो E² आ रहा है। सो यहां से अगर मैं E² चेक करूंगा तो m² c² c की पावर 4 हो गया,
और यहां से अगर मैं ई स्क्वायर चेक करूंगा तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस प्लस दिस हो सकता है। डायमेंशनली अगर मैं बात करूं तो ई स्क्वायर ये हो सकता है और ये हो सकता है, दोनों का टोटल हो सकता है, दोनों के बीच में माइनस हो सकता है। सो डायमेंशनल बेसिस पर चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर पी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पी का स्क्वायर चाहिए, अदरवाइज डायमेंशनली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इसी तरह से इसको चेक करो, इसी तरह से सारे ऑप्शंस को चेक करो। तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 और पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी की पावर 4, ये ऑप्शन अपना आ गया, फोर्थ ऑप्शन। तो ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब डायमेंशन वाला क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा नहीं आता कि यार इसका डायमेंशन कैलकुलेट करो, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर डायमेंशन वाली कहानी अपन को क्लियर है तो उसके बेसिस पर अपन इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। देखने में एट अ ग्लांस आपको ये लगेगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ये बेसिकली डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास टेंस टू पावर -30 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 2.21 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है। अंडर द मैटर वेव कंसिडरेशन द पार्टिकल विल बिहेव क्लोजली लाइक, एच की वैल्यू हमें दे रखी है, विजिबल रेडिएशन गामा कौन से रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल के लिए अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv से सारी वैल्यूज अपने को दी हुई है। h की वैल्यू हो गई बेटा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में n की वैल्यू आ गई है 10⁻⁻30 और v की वैल्यू आ गई 2.21 इंटू 10⁻6। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 6.63 अपॉन 2.21 इंटू में 10⁻34 है, अपॉन में 10⁻24 बन गया। 6.63 अपॉन 2.21 इंटू 10⁻, ये कितना आ गया सर, -10 आ गया है। इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 3 है क्या, सही है, 3 इंटू 10⁻10 मीटर। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद में कहानी क्या है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ कौन सी रेडिएशन या कौन सी रे के लिए है, ये अपने को टेबल याद होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपन पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह की रेज होती हैं, ठीक है। उन सब के लिए वेवलेंथ की क्या रेंज होती है, कहां से कहां तक के लिए वो एक्सरे होगा, कहां से कहां तक के लिए गामा होगा, कहां से कहां तक इंफ्रारेड होगा, ये सारे के सारे रेंजेस अपने को मालूम होनी चाहिए। उस रेंज से ही अपन डिसाइड करेंगे कि ये जो वेवलेंथ है ये इन चारों में से किससे रिलेटेड है। तो ये जो 3 इंटू 10⁻10 है ये एक्स रेज के लिए होता है। बाकी आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद होगी, वेवलेंथ की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज, ये सारी चीजें अगर आपको याद होगी तो ही आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप सोल्व करके भी आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने लैम्डा तो कैलकुलेट कर लिया बट आपको यही पता नहीं है कि ये वेवलेंथ कौन सी रेंज के लिए, कौन सी रे के लिए है, तो फिर आंसर कैसे टिक करोगे। इसलिए वो जो टेबल है वो टेबल अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो मैं नोट कर लेता हूं, n इक्वल्स टू 1 में अगर बात करें तो रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। चलो, while that for the electron in third excited state का मतलब n इक्वल्स टू 4। सो n इक्वल्स टू 4 में अगर बात करें तो ये हमें दिया हुआ है 8.48 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। The ratio of the de Broglie wavelengths of the electron in the excited state to that in the grounded state. Excited state मतलब इस स्टेट में de Broglie wavelengths और यहाँ जो wavelength आएगा उन दोनों का रेशियो अपने को चाहिए, ठीक है ना। मतलब मैं इसको कह दूं λ4 और λ1, तो λ4 और λ1 का रेशियो मेरे को चाहिए। अब लैम्बडा का आर से क्या रिलेशन है, एन से क्या रिलेशन है, वो चीज अपने को समझने की जरूरत है। बोर क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर अगर बात करें तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, तो यहां से mv इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई आर लिख दें और ये आ गया अपना p, ठीक है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से अगर बात करें तो लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p, मतलब p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। सो मैं h अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू ये भी लिख सकता हूं, इसका मतलब h अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। एच से एच को अगर अपन कैंसिल करें तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन एन आया, इसका मतलब लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन एन आया, ये हुई बात। तो लैम्बडा 4 अपॉन लैम्बडा 1 इक्वल्स टू R4 अपॉन N4 और यहां पर आ जाएगा, क्या मैं सही लिख रहा हूं,
ठीक है, और अपोन में लैम्बडा 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यार R1 और N1, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में। अब ये सारी वैल्यूज अपने पास है, N1 N4, N1 और N4 कितना है, ये 1 और 4, ठीक है। R4 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8.48 इंटू 10⁻⁻10, और R1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5.3 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा अपना। रेशियो तो कैलकुलेट करना है, तो सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया काम। ये कुछ क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे जो जनवरी अटेम्प्ट में आए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना, इससे अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मिल सकते हैं। और ये काम अपन बाकी के चैप्टर्स के लिए भी करेंगे, ठीक है, मतलब PYQs के साथ में जनवरी के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए ना, वो सारे क्वेश्चंस भी अपन लेकर के चलेंगे, वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं फिर, ठीक है। पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए पूरा दम लगा करके काम करो, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी, ओके बाय।